सेकेंड, थर्ड, उल्टे हैं वो, है ना, इधर की तरफ, ठीक, इधर से नहीं लेना है आपको, वहाँ से देखना है, ठीक है। इन दिस फर्स्ट डायग्राम ए बी इज ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया प्रोजेक्टेड बाय दिस लाइन ऑन एक्स एक्सिस, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ रेक्टेंगल, हाइट इंटू, यहाँ पर बोल सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, जिससे अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन ईजिली फाइंड आउट एरिया, ठीक है। In this second case also, this area is defined one, it is a trapezium, और इसका एरिया भी आपके पास फॉर्मूला है 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। बट इफ द कर्व इज लाइक दिस, ठीक है, विच इज नॉट लीनियर, इट इज a non-collinear or curvilinear. In that case, if you want to find out area projected by this curve on x-axis, it will be very very difficult. ठीक है, तो हम करते क्या है उस केस में? उस केस में वी डिवाइड इट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स. अब मैं इतनी सारी बनाते नहीं बैठ रहा हूँ, इस तरीके से आप आखिर तक बना देंगे. ठीक है, एक स्ट्रिप उसमें से आपको ये दिख रही है स्मॉल वन पी क्यू. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू जो आप लेते हैं यहाँ पर ये x है और x प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, x एंड x प्लस डेल्टा एक्स मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना वेरी स्मॉल है, डेल्टा एक्स. इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके बना दूंगा फिर. और ये दोनों पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको P एंड Q, ऐसा कर्व है, ये थोड़ा कर्व मैंने चेंज कर दिया है, शेप अजीबोगरीब है, आपको दिखना चाहिए. ठीक है, नाउ दिस वैल्यू x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ एक्स होती है, सभी को पता है, ध्रुव पता है आपको, और x प्लस डेल एक्स के लिए हो जाएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. इसको आप बोल सकते हैं y और इसको बोल सकते हैं y प्लस डेल्टा y. ठीक है, ये इधर पर आपने क्या लिया, y लिया है. तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे. ठीक है, नाउ दिस एरिया इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, इस एरिया विल बी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको मैं m नाम दे दे रहा हूँ, इसको n, तो Pm प्लस Qn आएगा, Pm प्लस Qn इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज Mn. दिस विल बी दिस स्मॉल एरिया डेल्टा ए. एरिया स्मॉल है, एंटर करो उसको. ठीक है, तो इसको मैंने किससे शो किया, डेल्टा ए से. अब Pm इट्स वैल्यू इज y और वी कैन से एफ एक्स, and Qn its value is fx plus delta x, और Mn it is delta x. ठीक है, fx plus delta x अपॉन 2, इसको एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x की. इसको ऐसे लिख सकते हैं fx plus delta x अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज डी डेल्टा ए. ठीक, इसको इस तरह से मैंने रीराइट कर लिया, थोड़ा ध्यान से देखना. नाउ दिस एफ एक्स वी कैन से दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इज नियरली इक्वल टू एफ एक्स. नियरली इक्वल टू, उनकी एवरेज वैल्यू जो है नियरली इक्वल टू एफ एक्स है, यदि हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर देंगे तो. ठीक है, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स बचेगा. 2fx अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा ए इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स. एक मिनट, डेल्टा तो थोड़ा सा मिटा के कर दूँ, बार बार वो डेल्टा एक्स और डी एक्स में गड़बड़ हो रही है मेरे से. तो क्या बताया मैंने कि ये तो वैल्यू अपन ने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू को लिख दिया एफ एक्स. जब इसकी वैल्यू का एफ एक्स लिख दिया है तो डेल्टा ए की वैल्यू का आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स. यानी इस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स से आपने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली आप सारी स्ट्रिप्स जो छोटी छोटी दी हुई हैं उनके सब के नेट एरिया निकाल लेंगे. एंड देन वी टेक समेशन. टेकिंग समेशन फॉर ऑल स्मॉल स्ट्रिप्स वी ऑब्टेन net area projected by the curve on x axis. ठीक है, पूरा एरिया मिल जाएगा आपको x1 से x2 तक पूरा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सम लेना पड़ेगा. सम लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ इधर लिखता हूँ मैं, सम ऑफ
डेल्टा ए फ्रॉम x1 टू x2 इट विल बी इक्वल टू पूरा शेडेड एरिया जो जाएगा, मैंने शेडेड किया नहीं हूँ क्योंकि डायग्राम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम x1 टू x2। इसी को हम लिख सकते हैं, जबकि लिमिट डेल्टा एक्स कितना है अपने को पता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से मिटाऊँ भाई, अच्छे से लिखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जाएगा। एक चीज़ आएगी शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा ए फ्रॉम A1 टू फ्रॉम x1 टू x2, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इसमें आप यदि लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट मीन डेल्टा एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इसी को आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख देते हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। तो ये इसी को जिस तरीके से लिखने का तरीका है, ऑपरेटर है ये इंटीग्रेशन का, जैसे डेल्टा डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता था डिफरेंशियल का, ये ऑपरेटर होता था, यहाँ इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा साइन और बीच में क्या लिखेंगे एफ एक्स, तो ये दोनों मिल करके ऑपरेटर बनेंगे, वी कॉल इट इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ठीक है। समेशन भी बोलते हैं, और x1 से कहाँ तक करना है वो लिमिट यहाँ लिखी जाती है, द लिमिट लोअर लिमिट x1 हियर एंड अपर लिमिट x2 हियर। पूरा फिर से एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक है। पहली चीज़, यदि आपके पास इस टाइप का एरिया है, ठीक है, एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है और हमको एक टोटल एरिया प्रोजेक्टेड बाय इट फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं करना, सीधा शेडेड एरिया निकाल लेंगे, ये हाइट हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, एरिया निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इफ़ इट इज़ लाइक दिस ए बी स्ट्रेट लाइन, तो इसमें भी निकाल लेंगे, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका एरिया निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम कब परसिस्ट होती, प्रॉब्लम आती कब है, जब कर्व इस टाइप का कर्वी लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नाइदर ए स्ट्रेट लाइन, इट इज़ नाइदर ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, सर्किल नहीं है, एलिप्स नहीं है कि आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सको, इट इज़ इनडेफिनिट वन। तो उस केस में एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, वी डिवाइड द होल एरिया फ्रॉम ए टू बी with the help of parallel lines parallel to y-axis and such that distance between two consecutive lines is very very small, let it be delta x। ऐसे कई स्मॉल स्ट्रिप्स में टूट जाएंगे, स्ट्रिप्स, ठीक है, पट्टियाँ, ठीक है, ये सारी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, जिसका एरिया बहुत छोटा है। एक एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे अब आप, और फिर सबका सम कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसमें से एक छोटी सी स्ट्रिप लिया हूँ PQMN, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQMN, ठीक है, वेरी स्मॉल एरिया है, उसको डेल्टा ए से लिख दिया अपन ने, डेल्टा ए इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स PM प्लस QN इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा एक्स से शो की हुई है, अभी MN है वो। अगली स्टेप में MN की ये PM की वैल्यू कितनी रख देंगे FX, और NQ की वैल्यू रख देंगे FX प्लस डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ एफ एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, इसको एक साथ लिख लेंगे, और इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी। आप देख रहे हो कि यदि मैं इसको 0 कर दूँ तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू एफ एक्स अपॉन 2, तो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा ए इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सब का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनका सम लेंगे, ठीक है। टेकिंग समेशन फॉर ऑल स्मॉल स्ट्रिप्स वी ऑब्टेन नेट एरिया प्रोजेक्टेड बाय द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ऑल स्मॉल स्ट्रिप्स, ठीक है, बिटवीन x1 एंड x2 वी ऑब्टेन नेट एरिया प्रोजेक्टेड बाय द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। तो इसके लिए आपको अब सम करना पड़ेगा, समेशन लेना है। समेशन के लिए साइन कौन सा यूज़ करते हो पता है आपको, ठीक है। समेशन के लिए आप ये साइन यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस टाइप का साइन यूज़ कर लेंगे। छोटे छोटे जितने भी एरियाज़ हैं A1 A2 A3 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, उनको सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और उनका टोटल सम जो हो जाएगा दैट विल बी टोटल शेडेड एरिया, ठीक है। अब ये जब मिल गया तो इसको हम डेल्टा ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे वहाँ से, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, x1 टू x2। इसमें कंडीशन क्या है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है, वेरी स्मॉल है। और ये जो है पूरा, ये इसी को लिखते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स
बिटवीन x1 टू x2। दैट मीन्स इंटीग्रेशन x1 टू x2 fx dx ये क्या शो करता है? इट शोज एरिया प्रोजेक्टेड बाय fx ऑन x एक्सिस बिटवीन x1 एंड x2। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के अनइवन शेप्स है वो सबसे एरिया प्रोजेक्टेड एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स के लिए यानी आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो इस कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, पर जब इंटीग्रेशन के फॉर्म लिखना होता है तो dx लिख देते हैं उसी को। ठीक है, तो ये नोटेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन का मीनिंग लिख दिया हूँ। जैसे मैंने अपने बताया था डिफरेंशियल का मीनिंग का स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए डेफिनेट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। वैसे ही एरिया प्रोजेक्टेड बाय एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, तो क्यों यूज़ करते हैं ये अक्सर आप लोग क्वेश्चन आता है पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो टू फाइंड सच एरियाज। और एक और काम है इसका, अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये तो अभी डेफिनेट शेप है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका तो सरफेस एरिया मुझे मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन अनइवन शेप मेरा खुद का है। ठीक है ना, अब मैं अपना सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो वी विल यूज़ इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड दैट। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी स्पेशल मेथड्स होती हैं, 3D टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज़ करके करते हैं। अभी सिर्फ ये स्टार्टिंग है। ठीक है, सीधे एवरेस्ट के टॉप पर तब चढ़ोगे जब अपन पैर पैर करके एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लो, इसका फोटोग्राफ मैं ले चुका हूँ। प्रॉपर्टी इसकी बता दूँ, डिफरेंशियल जैसे प्रोडक्ट होता है 2 × 2 4, 2 × 3 6, अपन ऐसे भी बोलते हैं 6/3 = 2। ठीक है, इन्हें दोनों एक दूसरे की कैसे अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। यानी आप 4 में 6 का मल्टीप्लाई करें और 6 का डिवीजन करें तो वापस 4 ही आता है, ऐसी है ना। वैसे किसी फंक्शन को यदि हम डिफरेंशिएट करें और फिर इंटीग्रेट कर दें तो विल गेट बैक दैट फंक्शन अगेन। ठीक है, यानी d/dx ऑफ fx लिया आपने और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया तो विल गेट बैक fx अगेन। ये एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ करके हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे बहुत सी चीज़ों के। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा भी ट्रू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दिया आपको, इसको आप d/dx कर दें तो आपको वापस fx मिल जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद x⁴n इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितना नोट कर लिया, d/dx ऑफ x⁴m इज इक्वल टू mx⁴m-1। पता है ना। ठीक है, पढ़े थे अपन ये डिफरेंशियल में। अब m इसमें अपन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x⁴m dx, ये मिलकर के ऑपरेटर बनाते हैं। dx के बिना नहीं लिखोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ dx लिखना जरूरी है। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mx⁴m-1 dx। ठीक, यहाँ m तो कांस्टेंट है, बाहर निकल के जाएगा। m का डिवीजन कर सकते हैं अपन। यहाँ भी जो मैंने बताया आपको, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, x⁴m। डिफरेंशिएट किया फिर उसको इंटीग्रेट किया है तो वापस x⁴m हो जाएगा। तो x⁴m इक्वल टू m बाहर निकल गया, x⁴m-1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m को इधर ले आएंगे, ऐसा लिख देंगे x⁴m-1 dx इज इक्वल टू x⁴m/m। और अब रिप्लेस कर देंगे, लेट m-1 इज इक्वल टू n। वो तो एक नंबर है ना, 2 4 6, उसको n से रिप्रेजेंट कर दिए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब n+1। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी है, इसमें रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 अपॉन n+। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूला मिल गया। इसके साथ एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमेशा ऐड करेंगे, मैं बाद बताऊंगा इसका मतलब जो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो आपको याद रखना है कि आपको c हमेशा ऐड करना है। जब भी आंसर लिखोगे उस आंसर में c ऐड करके लिखोगे। लिमिट दी हुई तो नहीं है, इंटीग्रेशन है। ठीक, इसमें लिमिट नहीं है। अभी अपन शुरू में जो जितने सवाल करेंगे सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं।
और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लगाना ही है आपको, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये पूरा फॉर्मूला कब सही नहीं है? इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू -1 कर दोगे तो अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा। अक्षय ध्यान रखना, और अपॉन में इन्फिनिटी आने का मतलब टोटल वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, और उसको अपन एक्सेप्शन बोलते हैं। और हम उसके लिए क्या करते हैं पता है? d/dx ऑफ log x, ये 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। ये तरीका होता है पता लगाने का, ठीक है ना। तो जैसे अपन इसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो गायब हो जाता है ये, और यहाँ क्या मिल जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x बेस ई। याद रखना है इसको, ठीक। n इज इक्वल टू -1 ये नहीं होना चाहिए ऊपर वाले में, लेकिन यदि n इज इक्वल टू -1 हुआ तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमेशा साइमल्टेनियसली दोनों फॉर्मूले याद रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, नहीं तो गलतियाँ होती है आपसे शुरुआत में, ठीक है। तो जिसको करना हो तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो, वी नो दैट। और इसके बाद मैं अब लिस्ट बनवा दे रहा हूँ जिसमें सारे इंटीग्रेशन एक साथ लिखे हुए होंगे, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, तब तक पानी पी लूँ, जरा पानी ला दे रहा है। अब साइन एक्स निकालना है मेरे को, तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉज साइन एक्स का, पहले मैं देखूँ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, और प्लस सी। फिर d/dx ऑफ कॉज एक्स पता है मुझे माइनस में साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस में कॉज एक्स। ईजी याद रखना, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया है, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x बेस ई प्लस सी। तीसरा, सिर्फ कांस्टेंट यदि है a तो इसका इंटीग्रेशन a इंटू एक्स होता है, 0 नहीं होता। जैसे अपन ने देखा था कि a का डिफरेंशियल कितना होता था? 0 होता था। यहाँ पर a का इंटीग्रेशन a इंटू एक्स होगा, ठीक, ध्यान रखना है इसको। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x, ऐसे कई फंक्शन दिए हैं, तो आप सबको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, सेपरेट कर सकते हैं। f1x dx, f2x dx प्लस dx, ठीक। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स टू पावर n dx है यदि, तो एज इट इज़ a बाहर आ जाएगा और x टू पावर n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c होगा। ये 5 हो गए, ठीक। छठवां ये है, सातवां ये है, ठीक। आठवां, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये कुछ नया है, ये आपको याद रखना है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको सॉल्व करवाऊंगा। लॉग ऑफ सेक एक्स बेस सी, ठीक है, प्लस सी, या इसी की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स बेस सी प्लस सी होती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नौवां, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ये लॉग ऑफ साइन एक्स होता है प्लस सी, या माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, और प्लस में सी। 11वां हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। इनको अपन डिराइव भी करेंगे बाद में, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ नंबर 12 e टू द पावर x, ये बड़ा अच्छा है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सब एक जैसा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग है e टू द पावर x, उसका डिफरेंशियल भी e टू द पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है, ठीक है। 13, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, इसकी वैल्यू a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस ही होती है। इसके पहले मैं इनटू में था, ये जब अपन डिफरेंशिएट करते थे तो e टू द पावर x इंटू लॉग ए बेस ही होता था, इसमें अपॉन में आएगा, ठीक है। 14, इतने तो लिख ही लो, कुछ बहुत सारे। एक फोटो, क्या e की वैल्यू 2.71 इंटू क्या, हाँ c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो आएगा ही आएगा, सब जगह आएगा लिबरेटली, है ना, आएगा ही आएगा। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू याद है,
ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल था 1/√1 - x²। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स का माइनस में आता था। ठीक है, 15 1/1 + x²। ये बहुत पॉपुलर है, इसकी वैल्यू यहाँ जरूर पूछी जाती है, कितनी होगी, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगी। फिर 16 था 1/x √x² - 1, इसका सेक इनवर्स एक्स आएगा या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। ठीक, ये इतने 16 फॉर्मूले अभी पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला देखते हैं और फिर रूल देखते हैं, आइलेट रूल। इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x, ज़रा ध्यान से इसको सुन लें मैं जो बोल रहा हूँ। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला ही अकेला इसमें होता है, इसमें डिवीजन फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बड़ा ट्रेडिशनल सा लगता है, जैसे अपन ने वहाँ पे किए थे, वहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। इसके बाद लेकिन सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस पे यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और उस पूरे का dx। ठीक है, और यहीं पर सारी चीज़ें चेंज है। फिर से जरा देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ डिफरेंशियल आ गया, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ही रहेगा dx और पूरे का बाहर dx, यानी इससे जो वैल्यू मिलेगी फिर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इससे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, इसके लिए रूल होता है विच इज़ कॉल्ड आइलेट रूल। ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स इत्यादि। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन कौन से होंगे, log x बेस e, log x बेस 10 एट्सेट्रा। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, इसका मतलब होता है ax² + bx + c या रूट के अंदर ax + b, इस तरीके के। टी का मतलब सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे sin x, cos x इत्यादि। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे e⁻x, a⁻x। जो पहले है वो पहले लेना है। मतलब यदि आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x है, ऐसा दिया है, तो x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और log x कैसा है, लॉगरिथमिक। तो पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट फंक्शन log x आएगा, क्योंकि उस लिस्ट में पहले आता है वो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे आप, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। यदि ऐसा नहीं किए तो आपका आंसर कभी नहीं आने वाला, आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे और आप कहीं पे ख़त्म ही नहीं होगे, क्योंकि दो दो फंक्शन ये चलते चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे। ठीक है, और इसलिए रूल बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और इसको याद रखना है आपको कि हमेशा लिस्ट में जो पहले है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास और भी कई हो सकते थे, जैसे मैंने लिखा आपको x² इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है, तो आपको पता है इनवर्स फंक्शन पहले लेना है, यानी साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू x² लिख करके सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा फंक्शन हो जाएगा x²। अब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल होता है प्रोडक्ट रूल, और उस प्रोडक्ट रूल के लिए आइलेट रूल को अच्छे से ध्यान से करें। हम हालांकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इज सपोज टू बी कहना चाहिए थोड़ा लॉन्गर होता है, आपको ज़्यादा समय लगता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन जिसने डिफरेंशियल सीख लिया है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती इंटीग्रेशन में। ठीक है, रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अब आपको दो फॉर्मूले अलग अलग याद रखना पड़ेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉज एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, इधर का उधर का उधर गड़बड़ करते हो आप लोग। ठीक है ना, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने पूरे फॉर्मूले लिखवा दिया हूँ। आज का टारगेट मेरा ख़त्म हो गया है। इन सारे फॉर्मूलेस को आप लोग अच्छे से, मैं एक फ़ोटोग्राफ भी भेज दूँगा आप लोगों को इसका,
जो आपको मिल जाएगा आज अभी थोड़ी देर बाद। कल के मिले कि नहीं मिले पता नहीं, मैं कल के भी डाल दूँगा आज, ठीक है। वीडियो ज़रूर कल का डाल दिया था। और आप लोग कोशिश किया करो कि यदि आप दिन में रिवीजन करना बैठते हो तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लो।